तो मैंने आपको बता दिया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आज समझते हैं लेजर्स के बारे में। लेजर्स क्या होते हैं? वैसे लेजर के बारे में आपने देखा होगा पहले भी। लेजर मैंने आपको अगर समझाया हो तो जिसका आप मतलब खाता खोलते हैं, खाता खोलने को ही कहते हैं लेजर बनाना। क्या कहते हैं? लेजर बनाना। मतलब टैली में जो एंट्री होती है, एक टैली में जब आप एंट्री करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उसके उन एंट्रियों के लिए, उस एंट्री में आप देखते होंगे कई सारे अकाउंट्स होते हैं। उसी अकाउंट्स का ही आप क्या बनाते हैं? लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर। तो आज हम लेजर बनाना सीखेंगे, मतलब लेजर बनाया कैसे जाता है ये सीखेंगे, और लेजर पहले निकालना कैसे है, बनाना किसका रहता है ये समझेंगे। और एक भी होता है, एक बार टैली में जिसका लेजर बन गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा लेजर उसका नहीं बनता है, क्योंकि फिर दूसरी बार जब उसका काम पड़ता है तो उसी लेजर से काम चल जाता है। ठीक है, तो इतना पता रहेगा ना आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। आ जाते हैं इसमें हम, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। और ये दूसरे फॉर्मेट पे ओपन हो गया, इसको ओपन करेंगे हम ओपन विड्थ में, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये खुल के आ गया लेजर सास, इसी का टॉपिक है और हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर। वैसे ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, लेजर अलग है, ग्रुप अलग है ना, एंड वाउचर अलग है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला हमारा टास्क होगा लेजर को सीखना, लेजर क्या होता है, और उसके बाद हम सीखेंगे ग्रुप क्या होता है, फिर वाउचर क्या होता है। तो लेजर के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है, यानी लेजर बनाना होता है। ठीक है, यानी आपके सामने आपने कई सारे एंट्री में अकाउंट निकाला था ना, तो जो अकाउंट होते हैं उनका क्या करना पड़ता है? खाता खोलना पड़ता है। खाता खोलना मतलब लेजर बनाना होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। जो भी अकाउंट मिलेंगे उन्हीं का खाता खोलना है, उन्हीं का आपको क्या करना है? लेजर बनाना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ दिखा रहा है, और जब वही एंट्री दूसरी बार आती है तब हमें उनका लेजर नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि उसका लेजर पहले ही बन चुका होता है। यानी कि एक बार आपने किसी चीज़ का लेजर बना दिया, उसके बाद दूसरी बार आपको उसका लेजर नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए मैं आपको लेज़र बनाने का एक आसान तरीका बताऊं, ठीक है, या लेज़र कैसे निकालना है, किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। तो सिंपल आप ये समझिए, जो चीज़ डेबिट क्रेडिट में होती है, ठीक है, जो डेबिट क्रेडिट में होगी आप उसी का लेज़र आप बनाएंगे। जब आप अकाउंट निकालेंगे तो आप अकाउंट निकालते हैं नहीं, या उसमें आप डेबिट क्रेडिट रखते हो, उसी का लेज़र बनता है ना। मान लीजिए आपके बिजनेस में कंप्यूटर आया है तो कंप्यूटर का अकाउंट हो जाता है ना, और आपके बिजनेस से कैश आपने दिया है तो यहाँ पे दो अकाउंट हो गए, तो दोनों का लेजर बनना होगा। यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी समझना होता है, कैश का लेजर पहले से बना होता है। यहाँ पे जैसे पढ़ेंगे टैली में, कैश मतलब उसका अंडर दिखा रहा है कैश एंड हैंड, और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से ही बना होता है। यानी कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पहले से ही बना रहता है। यानी अगर आपने पैसा कैश में दिया है तो कैश आया तो अकाउंट, लेकिन कैश का लेजर नहीं बनेगा क्योंकि पहले से ही बना रहता है। दो लेजर ऐसे हैं जो पहले से बने रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश। अब कंप्यूटर जो है उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी चीज़ बिजनेस में फर्स्ट टाइम आती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आ रही है जा रही है ऐसे कर करके, मतलब आप समझिएगा जिसका लेन देन फर्स्ट टाइम हो रहा है उसका लेजर बनाना ही पड़ेगा आपको पहली बार। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर मान लीजिए दूसरी बार आएगा तो दूसरी बार कंप्यूटर का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले से ही कंप्यूटर का लेजर बन चुका होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो एक ही बार आपको बनाना है, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा लेजर बनाना किसका है, आप सिंपल कुछ नहीं करना, जो चीज़ डेबिट क्रेडिट में दिखे आपको, किसमें? डेबिट क्रेडिट में, उसी का लेजर बनाना है, उसी का लेजर बनाना है। बस शर्ते ध्यान रहे इतना कि
अगर वो दोबारा ना मार, एक बार आपने उसका लेजर बना दिया है, दोबारा आ रहा है तो फिर उसका नहीं बनेगा क्योंकि बना रहेगा। और यदि वो कैश है या प्रॉफिट एंड लॉस है तो भी नहीं बनेगा। इतना ध्यान रखिएगा बस, बाकी एकदम आसान है लेजर बनाना, ठीक है। और लेजर को ही क्या कहते हैं, अकाउंट बनाना कहते हैं, ठीक है। आप ये भी समझते रहिएगा, लोग पूछेंगे ना अकाउंट बना रहे हैं मतलब क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक तो आपने निकालना सीखा था कि इसमें अकाउंट कितने हैं, कौन डेबिट में है, कौन क्रेडिट में है, क्योंकि आपने गोल्डन रूल्स अप्लाई किया था, उसमें आप सीखा था, है ना, डेबिट क्रेडिट कैसे निकालते हैं। वो निकालने के बाद आप ये अकाउंट सब पहचान लेते हो सारी चीज़ें। तो इसलिए अब आप लेजर बनाना भी देख लेंगे, अभी समझ लेंगे हम एग्जाम्पल में, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा देखते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, जैसे टैली में जब हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं तब उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बताना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम उसके अंडर में सेट करते हैं। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, इसके लिए हमें ग्रुप के बारे में और लेजर किस प्रकार का है ये समझना होता है। यानी देखिए, जब भी आप किसी में, जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर का आपने लेजर बनाया, उसके बाद लेजर तो हो गया, कंप्यूटर हो गया, लेकिन उसका ग्रुप सेट करना पड़ता है। क्या सेट करना पड़ता है? ग्रुप, जिसको कभी कभी ग्रुप ना कह करके अंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर। तो अब यहाँ पर जब आप कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप भी बताना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप से क्या बेनिफिट होता है? ग्रुप अगर बनाए रहेंगे तो आपको रिपोर्ट अच्छी मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? अच्छी रिपोर्ट अच्छी मिल सकती है, क्योंकि ग्रुप वाइज काम करेंगे तो इन फ्यूचर देखो ग्रुप क्यों ज़रूरी होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर ग्रुप नहीं बना रहेगा तो मिक्सअप हो जाता है। सपोज दैट जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल में कई सारे क्लासेस होती हैं, मान लीजिए ये एक ही सब्जेक्ट के, मतलब जैसे एक ही, जैसे आप 9th में हो या 10th में हो, 10th की क्लास में आप हो, और 10th की क्लास में आप हो, तो आप देखते होंगे 10th में कुछ बच्चे होते हैं जो 10th कहते हैं मैं ए में हूँ, है ना, कुछ कहते हैं मैं 10th बी में हूँ, ठीक है, मतलब वो उनका डिपार्टमेंट बता होता है। कुछ कहते हैं 10th में सी में हूँ, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है वो किस में? 10th के ही, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं। इसमें क्या है, 10th ए वाले में सब साइंस वाले बैठे हुए हैं, बी वाले में जो आर्ट वाले बैठे हुए हैं, है ना, और सी वाले में होम साइंस वाले बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। होता है कि नहीं होता है ऐसे करके? अब चाहे तीनों को एक में मिक्स कर देंगे तो रहेंगे तो 10th के ही स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपको रिपोर्ट पता करना होगा कि कौन साइंस वाले हैं, कौन आर्ट वाले हैं, कौन होम साइंस वाले हैं, अब बताइए, अब आपको समस्या होगी। एक एक को गिनना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और जब आप अलग अलग क्लास ही कर दिए हो तो सीधी सी बात है, सी वाली क्लास में चले जाओ, है ना। आपको आर्ट की रिपोर्ट, आर्ट साइड की रिपोर्ट प्राप्त जानकारी करना, आर्ट साइड वाले में चले जाओ। ऐसे ही ग्रुप होता है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? जब आप अलग अलग ग्रुप रखोगे तो क्या होगा कि आपको रिपोर्ट सही से जानकारी हो जाएगी, रिपोर्ट सही से आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ को बनाया जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि ये सामान कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या रहेगा, ये संपत्ति है कि खर्चा है, ठीक है, या प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है, बता दीजिए, ताकि कल के आप जब रिपोर्ट देखो तो पता चल सके कि आपने इसको संपत्ति के पर्पज से लाया था, असेट्स के पर्पज से, या फिर इसको एक्सपेंसेस के पर्पज से लाया था, मतलब क्या हुआ था ये। तो इस चीज़ को ग्रुप डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? ग्रुप। आपने नाम तो उसका बना दिया कि हाँ कंप्यूटर आ गया या फ़ोन आ गया मेरे पास में, लेकिन फ़ोन है क्या, ठीक है, फ़ोन खर्चा है कि फ़ोन असेट्स है, संपत्ति है, ठीक है, या प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है, ये चीज़ बताना पड़ता है आपको, ठीक है। तो उसी को ग्रुप कहेंगे। तो ग्रुप हमें बताना पड़ेगा, और ग्रुप से बेनिफिट क्या होता है मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया ना, यही फ़ायदा होगा। आगे चल के आप समझ जाएंगे, ज़्यादा हैरान मत होइएगा, सब क्लियर होता रहेगा। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे थोड़ा समझते हैं इसमें। ये एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, समझा रहे हैं इसमें। जैसे राहुल ने 2000 ऑफिस का रेंट दिया, ठीक है, अभी बात को ध्यान से समझिएगा। राहुल ने क्या किया हुआ है, 2000 ऑफिस का रेंट दिया है। तो यहाँ पर किराया एक प्रकार का खर्चा है, किराया यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का खर्चा है। तो यहाँ पे देखिए डेबिट में क्या हो गया है, रेंट, चूंकि आपको पता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट किया जाता है, और कैश बिजनेस से गया इसलिए क्रेडिट हो गया है। तो बड़ा आप लोग देख के अब निकाल सकते हो, है ना, समझ सकते हो। और यहाँ पर देखा जाएगा तो दो अकाउंट है, डेबिट में रेंट हो गया, मैंने कहा था जो चीज़ डेबिट और क्रेडिट में होगी उसी का क्या बनेगा, लेजर बनेगा। अब डेबिट में यहाँ पे क्या हो गया है, रेंट हो गया है ना, क्या हो गया है, रेंट। अब रेंट चूंकि फर्स्ट टाइम इसकी एंट्री हो जा रही है, फर्स्ट टाइम लेन देन हो रहा है, तो इसका क्या बनेगा, लेजर बनेगा। यानी जब आप लेजर बनाएंगे तो रेंट एक्सपेंसेस के नाम से बनाएंगे, किसके नाम से, रेंट एक्सपेंसेस, है ना भाई, खर्चा रहेगा प्रकार से। और क्रेडिट में क्या है, कैश है,
अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो कैश का लेजर बनाना नहीं है, तो इसमें एक लेजर ही बनेगा। यहाँ पे बताए हुए गया लेजर किसका बना, रेंट का बना। और अंडर किसके जाएगा, यानी इसको ग्रुप में क्या बताएंगे ये भाई, अब ये रेंट जो हुआ ये क्या है, ये एक प्रकार का खर्चा होगा, तो इसको खर्चे वाले ग्रुप में डाल देंगे कि ठीक है तुम भाई खर्चे वाले हो, तो खर्चे वाले में डाल देंगे। तो उसी को यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया गया हुआ है। जितने भी खर्चे वाले अकाउंट्स होते हैं उनको हम ज़्यादातर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। आगे चल के इसके कई एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, वो भी आप जानेंगे। इसके बारे में पूरा हम ग्रुप समझेंगे। एक्चुअल में ग्रुप जो होते हैं 28 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि जो 15 ग्रुप होते हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, और जो 13 होते हैं वो आपके होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। कितने होते हैं, मतलब सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इन 28 ग्रुप को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि रेंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा या कंप्यूटर में असेट्स जाएगा, क्या जाएगा, ये आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जब आप ग्रुप समझेंगे तब। बिना ग्रुप समझे आप इसका लेजर तो आप बना लोगे, लेजर बनाना आसान है कि हाँ भाई कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आ रहा है, मोबाइल फ़ोन फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर का लेजर बन जाएगा या फ़ोन का बन जाएगा, लेकिन उसका ग्रुप क्या सेट करोगे, उसका अंडर क्या सेट करोगे, आपको ये अनुभव नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें पहले ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा। जो प्री डिफाइंड ग्रुप हैं 28 इनको समझना पड़ेगा, और इनके नाम को हमें एक प्रकार से याद भी करना पड़ेगा, तभी आगे चल के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाहर चल के कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि ये ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इतना समझ गए हो। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, राहुल ने 2000 ऑफिस का अगले मंथ का रेंट दिया, तो यहाँ पर अब रेंट का लेजर नहीं बनेगा क्योंकि पिछले महीने में बन चुका है। चूंकि पहले ही बन चुका हो तो इस बार लेजर किसी का नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि बन चुका ऑलरेडी है ना। एंट्री आप फटाफट कर देंगे क्योंकि सबको आपको नाम बनाया मिल जाएगा ना भाई। तो इसलिए एक बार जिसका खाता खुल गया, फिर दोबारा उसका जब काम पड़ता तो उसका फिर से अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं हम उसी से। जब लेजर नहीं होगा तो ग्रुप नहीं बनेगा, जब लेजर बनेगा तभी ग्रुप भी जाएगा, लेजर नहीं तो ग्रुप नहीं, है ना, लेजर नहीं तो ग्रुप नहीं। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस चीज़ को देखिए, आपको समझना पड़ेगा, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा तभी। अब इसको हमें करने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा, ये जो ग्रुप है, क्योंकि लेजर तो बना सकते हैं। अब लेजर किसका किसका बनेगा, चलिए यहाँ पे थोड़ा आप दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए, आप समझिए तो भी बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं ऊपर ही आ जाता हूँ, ये यहाँ पे है ना। अब जैसे यहाँ पर लेजर की बात की जाए, मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। तो यहाँ पे आपने देखा था कि 2 अकाउंट थे, है ना। आपका डेबिट में हो जाएगा कंप्यूटर, क्या हो जाएगा कंप्यूटर, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट में हो जाएगा कैश, है ना। अब देखेंगे कि लेजर की जब बात करेंगे तो लेजर किसका बनेगा यहाँ पे। अब लेजर यहाँ पे कंप्यूटर, चूँकि फर्स्ट टाइम इसका लेन देन हो रहा है तो लेजर किसका बनेगा, कंप्यूटर का बन जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का लेजर बन गया। और जब अंडर की बात करेंगे तो अभी अंडर हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अंडर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी सेट कर सकते हैं कि कंप्यूटर के लेजर में या कोई भी सम्मान होता है, कोई संपत्ति होती है, उसके अंडर में क्या सेट करते हैं, पढ़ना पड़ेगा हमें। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर असेट्स होगा, ठीक है। क्या होगा, असेट्स, मतलब जिसको कहते हैं फिक्स्ड असेट्स। क्या कहते हैं, फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि ये एक स्थायी संपत्ति है। क्या है, फिक्स्ड असेट्स मतलब होता है स्थायी संपत्ति। क्या होती है, और कंप्यूटर यहाँ पे जो आ रहा है वो बेचने के लिए नहीं लाया जा रहा है, वो उससे हम काम करेंगे बिजनेस में, है ना, यहाँ पे इसलिए परचेज किया गया हुआ है, ऐसा कुछ मकसद है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एक स्थायी संपत्ति के रूप में है, तो इसलिए क्या रहेगा, फिक्स्ड असेट्स रहेगा। तो लेजर ऐसे बनाएंगे लेजर। अब कैश का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पहले से बना रहता, आपने पढ़ा था, है ना, कैश का लेजर पहले से बना रहता है। अच्छा, एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, अभी आप देखते रहिए, बाकी भी मैं आपको ग्रुप पढ़ा रहा हूँ तो आप सब समझ जाएंगे कहाँ पे क्या करना रहेगा। दूसरी एंट्री जो है इसमें है, मिस्टर वर्मा परचेज्ड एन ऑफिस टेबल ₹3,500 एन ऑफिस चेयर ₹4,000 इन कैश। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 अकाउंट है। कितने अकाउंट है, 3 अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं किसकी, डेबिट की, तो डेबिट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक है टेबल है, क्या है, एक समझ लीजिए, एक ऑफिस टेबल है, और एक डेबिट में क्या रहेगा, एक चेयर है। क्या है, चेयर है। और कैश में क्या रहेगा आपका, क्रेडिट में क्या है आपका, कैश है। अब यहाँ पर अगर लेजर की बात करेंगे तो लेजर किसका बनेगा,
टेबल का भी लेजर बनेगा, ठीक है, और किसका बनेगा, चेयर का बनेगा। ये दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। और इनका अंडर भी आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, टेबल का क्या होगा और चेयर का क्या होगा। तो ये भी एक प्रकार की स्थायी संपत्तियां रहेंगी, इनको बेचने के लिए नहीं ला रहे हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत जाएंगी, फिक्स्ड असेट्स। किसके अंतर्गत जाएंगी, फिक्स्ड असेट्स। तो कुछ ऐसे करके हमें इसका क्या सेट करना पड़ता है, लेजर, मतलब इसका ग्रुप सेट करेंगे। अगर ग्रुप ना सेट करेंगे, सोचो इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगी, पता चलेगा कि ये भाई खर्चा हुआ था, मतलब कि असेट्स कोई आई थी, तो इसलिए हमें इसका ग्रुप बताना पड़ेगा, ग्रुप जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम ये लेजर बनाने से पहले हम ये पता कर लेते हैं ग्रुप क्या होता है, हम ग्रुप को समझ लेते हैं, ग्रुप को पढ़ लेते हैं, तब हमें बेहतर रहेगा, ठीक है, तभी हम आगे कर पाएंगे। और अभी बस मैंने एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे भी आप देखते हैं। अब आगे आते हैं, थोड़ा ग्रुप समझते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें वाउचर रहेगा, वाउचर पहले ग्रुप पढ़ लेते हैं, उसके बाद वाउचर समझेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये है आपके प्री डिफाइंड ग्रुप, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो प्री डिफाइंड ग्रुप कितने हैं, आपको टोटल मिलेंगे 28। कितने मिलेंगे, जिसमें से 15 आपके जो है प्राइमरी ग्रुप हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रुप जो कितने हैं, 13 हैं, ठीक है। और उन जो सेकेंडरी ग्रुप के जो प्राइमरी ग्रुप होंगे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। कुछ सेकेंडरी ग्रुप, जितने भी सेकेंडरी ग्रुप हैं उनके प्राइमरी ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम आगे समझेंगे। यानी कि इनको प्राइमरी ग्रुप के ही कह सकते हैं, कुछ सेकेंडरी ग्रुप हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप के कुछ सेकेंडरी ग्रुप्स भी होते हैं, उसका रीज़न होता है, मैं रीज़न क्या होता है बता दे रहा हूँ कि ग्रुप जो होता है, मैंने आपको ग्रुप बताया अभी एग्जांपल के लिए, समझे तो थोड़ी देर में ग्रुप क्या होता है। लेकिन जो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी है वो किस लिए है वो बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि एक ही, मतलब जैसे एक ग्रुप से काम नहीं चल पाता है तो उसका हम सेकेंडरी बना देते हैं। सेकेंडरी को बना देते हैं आपको, जैसे मैं बताऊँ, सपोज दैट आप सेलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, क्या काम कर रहे हो, सेलिंग का काम करते हो आप। जितनी भी आपकी कोई शॉप है, आप या आपका कोई कंपनी है, वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं सबकी एंट्री यहाँ पर दर्ज करते हो रजिस्टर में। ऐसा होता है कि नहीं, रजिस्टर में कोई सामान आया आपने रजिस्टर में दर्ज कर दिया, ठीक है, इधर दर्ज कर दिया, इधर दर्ज किया, सब में ऐसे दर्ज कर दिया, है ना। अब यहाँ पर अब आपकी सेलिंग जो है वो कई अलग अलग जगह है। आप यूपी में भी सेल कर रहे हो, ठीक है, आप बिहार में भी सेल कर रहे हो, ठीक है, आप इधर बात कर लेते हैं पंजाब में भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आप जो है उसको सेल कर रहे हो हरियाणा में, अलग अलग ऐसे स्टेट में कर रहे हो, सबको यही रिकॉर्ड कर रहे हो, सबको क्या कर रहे हो, यही रिकॉर्ड कर रहे हो। अब अगर मैं आपसे रिपोर्ट मांगूंगा कि भाई अगर हमें ऐसा कर दो, भाई ऐसा बताओ कि यूपी में टोटल सेल कितनी की हुई है, केवल यूपी की इन्फॉर्मेशन दो बस, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एसी रजिस्टर में से छांटना पड़ेगा, देखोगे कहाँ कहाँ किस दिन यूपी में बेचा गया हुआ है सामान, है ना। भाई आपका जो सामान है काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो रही है, सब यहीं पे एक में रिकॉर्ड करते चले जा रहे हो, तो ये एक में करने से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। रिपोर्ट जब आप देखोगे तो सही रिपोर्ट नहीं आएगी, तब आप सोचोगे यार अगर काश इसका लेजर मैंने, मतलब इसका अलग से ग्रुप बना दिया होता, सेल का ही एक मैं सेकेंडरी ग्रुप बना देता। सपोज दैट बता रहा हूँ एग्जांपल कि मैं जो यहाँ पे सेल का था मैं उसका एक सेकेंडरी ग्रुप बना देता, और जिसमें यूपी का हो जाता अलग अलग। तो जहाँ पे अगर यूपी में सेल हुआ तो यूपी को उठा के दिखा देता, हमसे रिपोर्ट मांगी जाती बिहार की तो मैं बिहार को उठा के दिखा देता, हमसे मांगी जाती रिपोर्ट पंजाब की तो मैं पंजाब की दिखा देता। अब मुझे इसको छांटना पड़ेगा कि करके, तो ग्रुप भी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है भाई सेल आपने तो किया यहाँ पे, जैसे सेल्स अकाउंट्स होता है ना, यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स है, तो अब बाय डिफॉल्ट आपको काम पड़ सकता है, तो आप इसका एक ये जो बनाओगे ये भी तो सेल ही का ही बना रहे हो ना, कि यहाँ पर भी सेल की ही चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। क्या रिकॉर्ड की जाएंगी, जितने भी सेल्स होंगे सभी रिकॉर्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड होंगे वो सिर्फ यूपी वाले होंगे। तो ये भी एक प्रकार का तो जो जाएगा ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट का ही, लेकिन ये मेन सेल्स का ही है, लेकिन ये और ये कौन सा रहेगा, सेकेंडरी रहेगा इसका। ये कौन सा अकाउंट रहेगा, मतलब कौन सा ग्रुप रहेगा, सेकेंडरी रहेगा। भाई प्राइमरी तो ये है मेन इसका, लेकिन इसी के भाग में ये बना हुआ है, सेकेंडरी इसका रहेगा, ठीक है। कई बार जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, है ना, बैंक से जब आप बैंक में खाता खुलाते हो तो बैंक आपका जो अकाउंट होता है, ठीक है, और वहाँ पे जब आप हमेशा बैंक पैसा आपको देती रहती है, ठीक है, तो उसके अंडर में आप बैंक अकाउंट सेट करते हो। लेकिन कई बार आपको बैंक पैसा आपके जमा राशि से ज़्यादा देती है, तब उसको लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन। तब यहाँ पे उसका एक अलग ग्रुप बनेगा, तो उसका अंडर सेट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी आप समझ जाएंगे। कुल मिलाकर के ये समझिए कि
जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं वो प्राइमरी के ही होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइमरी के ही कुछ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, और क्यों होते हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि इन ग्रुप्स का, ये ग्रुप्स क्या है और कब इनको कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब देखिए मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा भाई, इन ग्रुप्स को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इनके नाम को याद किएंगे, कल मैं इसको सुनूंगा आप लोगों से। 15 ये प्राइमरी ग्रुप हैं और 13 जो हैं सेकेंडरी हैं, तो 15 मैं पहले सुनूंगा, ठीक है। कल मैं 15 सुनूंगा, उसके अगले दिन में 13 सुनूंगा, और इसमें आपको ये बताना पड़ेगा सेकेंडरी ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस, इसका जो प्राइमरी ग्रुप जाएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्या जाएगा? ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट सेकेंडरी ग्रुप है, मतलब आपको नाम ऐसे बोलना बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसका जो मतलब जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है? लोन्स लायबिलिटीज, ऐसे करके एक्सप्लेन करना रहेगा। तो 2 दिन में आप ये टास्क पूरा कर लेंगे बढ़िया से, और अब मैं भी इसको समझा दूंगा, बहरहाल आप परेशान मत होइएगा, लेकिन आप देखो याद किए रहोगे तो आपको फटाक से आपकी जुबान पे होगा कि भाई हाँ इस लेजर में ये अकाउंट सेट होगा, फटाक से मतलब ये ग्रुप सेट होगा। नहीं याद रहेगा तो फिर कंफ्यूज होगे, सोचोगे। ये ज़रूरी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जितने लोग बैठे हुए हैं सब देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं एक एक करके ग्रुप को समझाता हूँ। पहले प्राइमरी ग्रुप देख लेते हैं, प्राइमरी ग्रुप क्या है, फिर उसके बाद हम सीख लेंगे सेकेंडरी के बारे में, ठीक है। अब जैसे अब आते हैं ग्रुप के बारे में, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ, ये यहाँ पे बताया गया हुआ कि आपको जो है क्या कहते हैं, अपने ग्रुप को चेक कर, टैली में चेक कैसे करना है, ये सब टैली में बना रहते हैं, तो आपको भी बता दिया जाएगा, ये इसका प्रोसीजर है चेक करने का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट, है ना, जो कि पहला ग्रुप था, उसमें 15 ग्रुप थे उसमें, जो कि प्राइमरी ग्रुप में पहला अकाउंट जो ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट को कहते हैं पूंजी खाता। क्या कहते हैं? पूंजी खाता, ठीक है। एक्चुअल में जब कभी बिजनेस में कोई पूंजी लगाई जाती है ना, तो उसका खाता पूंजी अकाउंट के अंतर्गत खोला जाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत खोला जाता है। यहाँ पे भी बताया हुआ है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता कहते हैं। पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पूंजी क्या होती है? जो आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और उसमें आपने 3 लाख लगा दिया, 3 लाख मतलब ले आए, 3 लाख आपने पैसा लगा दिया, भाई ये 3 लाख रुपए जो है अपने बिजनेस में खर्चा करूँगा। तो ये आपने जो 3 लाख लगाए, यही आपकी क्या, इसको क्या कहेंगे? कैपिटल। इसको आप जब इसका जो रखेंगे पैसा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत इसको पैसा आप डालेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में आप डालेंगे ये पैसा, ठीक है, अपनी पूंजी में आप डालेंगे। तो पूंजी जब आप डालोगे, जब आप पूंजी बनाओ, मतलब आपकी जो पूंजी है उसी का आप खाता बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो उसमें आप बताते हैं कि मेरे पूंजी में जो है 3 लाख है, मतलब मेरे पास 3 लाख पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसको बिजनेस में दिखाना पड़ता है ना कि भाई कहाँ है, ऐसे रख लेने से नहीं काम चलेगा, उसकी आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट में उसको फीड करना पड़ेगा। तो जब अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट किसका बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट का। किसका बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट का। किसका आप खाता खोलेंगे? कैपिटल अकाउंट के आगे आप डालेंगे ना कि मेरे पास कितना पैसा है? 3 लाख, ठीक है। और जब कैपिटल अकाउंट मतलब अब कौन इन्वेस्ट कर रहा होगा, ये ग्रुप में सेट किया जाता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ, मेरा नाम जो भी रहेगा मिस्टर वर्मा या आपका राहुल शर्मा, तो राहुल अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो राहुल तो हो जाएगा, राहुल का खाता खोलेगा, लेकिन राहुल के अंडर में आप क्या सेट करेंगे? क्योंकि जो पैसा राहुल दे रहे हैं ना, तो ये पेमेंट है, ये पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं ना, ये बिजनेस के ऑनर हैं, तो ये तो पूंजी लगा रहे हैं। तो इसका जब आप खाता खोलेंगे राहुल का, तो उसके अंदर में क्या डालेंगे आप? कैपिटल अकाउंट। क्या डालेंगे? और वहाँ पे भी 3 लाख रुपए आप जितने भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जितना भी वो पूंजी लगा रहे हैं, वो आप डालेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखिए वही लिखा है कि टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं। यानी कि बिजनेस में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भाई समझ गए होंगे आप, कि जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहा होगा, पूंजी जो लगाएगा उसका भी तो खाता खोलना पड़ेगा ना, कौन लगा रहा है बताना पड़ेगा ना, भाई बिजनेस कॉनर कौन है, कौन पैसा लगा रहा है। तो जब उसका आप बनाएंगे, उसका जब आप खाता खोलेंगे तो उसके अंडर में आप क्या सेट करेंगे? भाई वो
ना तो वो उधार दे रहा है सामान, ना ही वो बेच रहा है, वो तो पैसा लगा रहा है ना। उसके अंडर में आप क्या डालेंगे? कैपिटल अकाउंट। जो बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो बिजनेस में पैसा, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा, उसके अंडर में आप क्या सेट करेंगे? ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पढ़ना है, समझना है, इसको रटना नहीं है कि आप ऐसे सुनाना है, मैं सुनूंगा भी नहीं ऐसे करके, लेकिन आपको इसको समझना रहेगा, ठीक है। इतना मेरी बातों को ध्यान दीजिए। जो भी पैसा बिजनेस में कोई लगाएगा बिजनेस शुरू करने के लिए, वो बिजनेस का ऑनर ही हो सकता है, ठीक है। और उस जो पैसा वो लगाएगा 2 लाख 3 लाख, उसका खाता खोलना पड़ता है, ठीक है। बताना पड़ता है कि मान लीजिए सपोज दैट आप लगा रहे हैं, ठीक है, आपका नाम विमल है। क्या है? विमल है। तो विमल का खाता खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? बिजनेस में पैसा आ रहा होगा, ठीक है, बिजनेस में क्या आ रहा होगा? पैसा आ रहा होगा। तो ये तो देने वाले हो गए पैसा विमल, और डेबिट में क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। कैश आएगा, मान लीजिए सपोज दैट बैंक में दिए, कैश में दिए, अलग अलग मान लीजिए। तो विमल जो यहाँ पे अकाउंट आप बनाएंगे तो क्रेडिट में आप देखेंगे विमल है, क्योंकि पैसा देने वाले हैं, बिजनेस में आ रहा है। मैंने आपको बताया था बिजनेस अलग चीज़ होती है, उसका ऑनर अलग होता है। बिजनेस में कुछ आया, लेन देन जो हुआ, उसी का अकाउंट बनता है, उसी का लेजर बनता है। तो अब विमल देने वाले हो गए पैसा, और कैश आ रहा है, और कैश रूल क्या कहता है कि आने वाले को क्या करिए? डेबिट करिए, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पैसा दे रहे हैं, क्रेडिट हो गए। अब यहाँ पे अब जब बात आएगी लेजर बनाने के लिए, लेजर किसका बनाएंगे? विमल का। किसका बनाएंगे? अब जरूरी नहीं कि विमल कोई भी हो सकता, चाहे ऑनर हो, कुछ भी हो। अब जब विमल का आप लेजर बनाएंगे तो यहाँ इनका क्या बनाना पड़ेगा? अंडर ग्रुप। तो इसको किसके अंतर्गत सेट करोगे? अब चूंकि ये पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं ना, ये पूंजी डाल रहे हैं, तो इसको किसके अंडर डालोगे आप? कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे करके आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे, है ना। तो इस प्रकार से कुछ इसमें टास्क होना होता है, ठीक है। आगे बढ़े अब ये। तो कैपिटल अकाउंट समझ गए ना आप? कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। जब भी कोई बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत तो उसका लेजर आप अंडर सेट करोगे ग्रुप। दूसरा है लोन्स लायबिलिटीज। क्या है? लोन्स लायबिलिटीज। समझ रहे हो आप? देखिए, जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन्स लायबिलिटीज में रखते हैं। यानी जैसे आपको कोई बिजनेस है, उसको आपको चलाना है, मतलब उसके लिए आपको लोन लेना है, तो आपको जब उसका खाता खोलोगे, सपोज दैट, अब लोन कौन देगी? बैंक ही देगी, कोई ना कोई, है ना। जैसे सपोज दैट आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो, मान लीजिए HDFC है। कौन है? HDFC बैंक से आप क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो। तो आपके पास भाई देने वाली बैंक हो जाएगी, और अब ये संस्था है, एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट में हो जाएगा। और आपके पास डेबिट में क्या आ जाएगा? भाई जब आप लोन लेंगे तो पैसा आ जाएगा, कैश मान लीजिए। तो लेजर की जब बात करेंगे तो लेजर किसका बनाएंगे? कैश का बनेगा नहीं, HDFC का ही बनेगा, है ना। HDFC का बनेगा। और HDFC का जब आप बनेगा तो आप यहाँ पे अंडर क्या सेट करेंगे? यानी ग्रुप क्या सेट करेंगे आप? वैसे तो बैंक का जब खाता खुलता है तो उसके अंदर में बैंक अकाउंट सेट होता है। क्या सेट होता है? किसी भी बैंक अकाउंट का जब आप खाता खोलते हैं तो उसके अंडर में, ग्रुप में बैंक अकाउंट सेट होता है। लेकिन यहाँ पर बैंक जो है लोन दे रही है, यानी आपकी जमा राशि से अतिरिक्त जब पैसा देने लग जाती है, तब उसको जो है हम किस में डाल देते हैं? लोन्स लायबिलिटीज में। किस में डाल देते हैं? BD के ये लोन्स रहेगा, ठीक है। ये लोन्स, इसको हम लोन्स लायबिलिटीज में डाल देंगे, ताकि पता रहना कि ये जो पैसा बैंक ने दिया हुआ है ये लोन है। नहीं, ये मत समझो कि हमारा पैसा था। अगर अलग ग्रुप में नहीं डालोगे, आप बैंक अकाउंट में डाले रहोगे, तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी? यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना, कि लगेगा भाई पता चलना चाहिए ना कि पैसा कौन से पर्पज से आया हुआ है। इसीलिए ग्रुप बताना जरूरी होता है, ग्रुप बनाना जरूरी होता है, ग्रुप डालना। और ये ग्रुप भी आपको सही ही डालना पड़ेगा, गलत नहीं कर सकते। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये एक है, देखो, तो ये अब एक है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। ये भी आप थोड़ा समझिएगा, मैंने बताया था लायबिलिटीज इसलिए यहाँ पर लिखा रहता है क्योंकि ये दायित्व होते हैं, आपको चुकाने होते हैं ये पैसे, ठीक है। ये पैसे क्या करने होते हैं? चुकाने होते हैं, देने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे पैसा, ठीक है। तो जितने भी चुकाने वाले पैसे होते हैं, जो दायित्व होता है, वैसे करके लायबिलिटीज में जाता है। एक होता है लोन्स लायबिलिटी, एक है तीसरा अकाउंट जो है, तीसरा जो लेजर है, सॉरी तीसरा जो ग्रुप है वो है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब चालू दायित्व होता है। चालू दायित्व क्या है? देखिए, जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं
तो इस प्रकार के अकाउंट करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअल में कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि हम थोड़े समय के लिए उधार लेते हैं, तो उसको हम किस में डाल देते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में, किस में डाल देते हैं। और यहाँ पे जो लोन लिया गया था ये लॉन्ग टर्म के लिए, साल 2 साल के लिए लिया आपने पैसा किसी से, तो आप क्या डाल देते हो, लोन्स लायबिलिटीज़। लेकिन आपने क्या, भाई ऐसा है हमको 10 दिन बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, मैं 20 दिन बाद आपको पैसा दे दूंगा, 1 महीने में दे दूंगा, तो फिर वो लॉन्ग लोन्स लायबिलिटीज़ में ही जाएगा, लंबे वाले मतलब वो जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है भाई, हमारा चालू खाता है, कहते हैं यार खाता चालू है, सामान उठा लाओ जिसके हाथ लाना हो, ठीक है खाता चल ही रहा है, बाद में हम पैसा दे देंगे। हाँ नाम बता देना, नाम ही काफ़ी है है ना, दबदबा बनाने के लिए ऐसा करके। तो क्या यार आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो करंट लायबिलिटीज़ मतलब क्या रहेगा इसमें कि जो चालू दायित्व होता है, जैसे आपने चालू खाता इसको कह सकते हैं, जब हम कोई सामान लेते हैं कम समय के लिए उधार, जैसे किसी मान लीजिए हम कंप्यूटर लेके आए, ठीक है कंप्यूटर लेके आ गए, और कंप्यूटर किससे लिया, सपोज दैट मैंने मोहन से ले लिया, किससे ले लिया, ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा नहीं बाद में, हमारे बिजनेस में तो कंप्यूटर आ गया डेबिट हो जाएगा, है ना, देने वाले कौन है, अब इनसे उधार लेके आए हुए हैं तो ये देने वाले हो गए, उधार लेके आए देने वाले हो गए कि नहीं देने वाले हो गए। अब यहाँ पे जो होगा लेजर की जब बात करेंगे तो लेजर किसका बनेगा, यहाँ पे कंप्यूटर का बन जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पहली बार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे दूसरा लेजर किसका बनेगा, मोहन का भी बनेगा, मोहन का बनेगा कि नहीं बनेगा। कंप्यूटर के लेजर में आपको मैंने बताया था, जब इसके लेजर बनाएगा तो अंडर सेट करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर में फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। और मोहन यहाँ पे कौन है, मोहन जो है हम उधार दे रहे हैं, तो हमने इसमें पढ़ा था ना कि जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटीज, किसके अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटीज, तो ये करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा, आगे नहीं आएगा, ठीक है। खैर इसके तो ये एक अलग वो हो जाएंगे, डायरेक्टली इसको करंट लायबिलिटीज में नहीं डालेंगे। एक्चुअल में इसके करंट लायबिलिटीज के जो है ये इसके सेकेंडरी कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे सेंडरी क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा करके आप जब देखेंगे तो वहाँ पर सेंडरी क्रेडिटर्स डाला जाता है, क्योंकि उसका भी कुछ लॉजिक होता है, मैंने अभी आपको बताया था, आगे चल के और भी हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे में क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज ग्रुप सेट होता है। तो भी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, फिक्स्ड असेट्स के बारे में, जिसका हिंदी होती है स्थायी संपत्ति। देखिए एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर, ETC, और इन संपत्तियों का आसानी से लेन देन भी नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार के अकाउंट्स को फिक्स्ड असेट्स में रखते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो हम सीख रहे थे, सबसे पहले हमारा जो टारगेट था वो सीखना था सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को, है ना। सर्विस के बाद हम सीखेंगे ट्रेडिंग को, उसके बाद सीखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग को। तो अभी जो सर्विस वाला जो बिजनेस होता है, तो एक बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे सर्विस वाला हो कोई भी बिजनेस हो, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं, ठीक है। स्थायी संपत्तियां जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगी, लंबे समय तक, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना, AC हो गई, ठीक है, फर्नीचर हो गया। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चलेंगी। भाई एक बिजनेस में कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, दो राय नहीं है उसमें, टेलीफोन लगेगा उसमें, AC वगैरह लग सकती है ना, फर्नीचर लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो आप ये समझिएगा कि जो बिजनेस में लाया जा रहा है कोई संपत्ति, तो आप देखिए कि वो खर्चा हो रहा है या फिर वो लंबे समय तक के लिए टिका हुआ है, वो चलेगा। तो अगर वैसी कोई चीज़ होगी तो किस में चला जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में। अब जैसे आप कंप्यूटर खरीद के आते हो, है ना, कंप्यूटर आपने खरीदा, कंप्यूटर तो लंबे समय तक चलेगा ना, तो इसका जब आप खाता खोलोगे, जब इसका लेजर आप बनाओगे, तो इसके अंडर में आप क्या डालोगे, फिक्स्ड असेट्स। यही मैं डाल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, आपको बताया था। अब मान लीजिए सपोज दैट आप कुछ और लेकर के आ गए, बाय डिफ़ॉल्ट आप सब माउस लेके आ गए, ठीक है, क्या लेके आ गए, माउस, है ना। तो माउस आपके बिजनेस में आया, तो माउस का जब आप लेजर बनाओगे तो माउस भी तो एक प्रकार की स्थायी संपत्ति है, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही मतलब खत्म हो गया तो चलेगा। तो इसके भी अंडर में आप क्या सेट कर सकते हो, फिक्स्ड असेट सेट करोगे। ऐसे जो भी आप सामान आप खरीदोगे, ठीक है, सब आपने फर्नीचर ले लिया, वो भी फर्नीचर किस में आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जितनी भी प्रकार की स्थायी संपत्तियाँ होंगी, मतलब जो
आप खरीदेंगे बिजनेस को चलाने के लिए, उन संपत्तियों का मतलब उसको वो आप सेट करेंगे फिक्स्ड असेट्स, और उन संपत्तियों का आप आसानी से लेन देन भी नहीं कर सकते हो। अब जैसे कैश भी एक प्रकार की संपत्ति है, ठीक है, कैश क्या है, प्रकार की संपत्ति है, लेकिन कैश का आप लेन देन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो लेकिन अब आप कहिए फर्नीचर का लेन देन करके थोड़ा उसमें दिक्कत होगी ना, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो आई होप समझ गए होंगे। अब जब बिजनेस में कोई चीज़ ऐसी वस्तु आएगी जो लॉन्ग टर्म निकली होगी, जो स्थायी संपत्ति होगी, उसको हम किसके अंदर डालेंगे, फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत डालेंगे। उसके बाद एक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या है इन्वेस्टमेंट अकाउंट? मतलब देखिए, जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, लोग अलग अलग फंड्स डालते नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, वहाँ पैसा डालते हैं। तो आप बिजनेस का पैसा, ठीक है, मान लीजिए ये बिजनेस है, इसका पैसा आप कहीं ले जाके डालोगे, या तो इसके बदले में कुछ ना कुछ सामान लेके आओगे तो उसकी एंट्री कर दोगे। अब आप सामान लेके नहीं आ रहे हो प्लस पैसा लेके जा रहे हो, तो आप बताओगे ना कि किस लिए है, या तो आप निजी खर्च के लिए ले रहे होगे। तो आपने कहा निजी खर्च के लिए भी नहीं है, ये मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, है ना, जो कि बाद में हो सकता है हमें इससे बेनिफिट मिले। तो जब आप कभी पैसा ऐसे इन्वेस्ट करोगे किसी जगह पे, तो उसके लिए अलग से आप खाता खोलोगे कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, शेयर मार्केट में। तो जब आप उसका खाता खोलोगे तो इसके अंडर में आप क्या सेट करोगे, जब उस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे मान लीजिए आपने शेयर्स खरीद लिया, तो शेयर्स का अकाउंट बना दोगे सपोज दैट, और उसके अंडर में क्या डालोगे, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये शेयर एक प्रकार की मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट्स पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें है करंट असेट्स, ठीक है। करंट जिसको कहते हैं मतलब चालू संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम करंट असेट्स में रखते हैं। यानी ऐसे लेन देन जिसका हम आसानी से मतलब आसानी से लेन देन कर ले, उनको करंट असेट्स में डालेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कैश होता है ना, ठीक है, जो कैश, अब मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें आप करंट, इनका आसानी से आप लेन देन कर सकते हैं, तो उनको आप अब कैश ही हो गया सपोज दैट, जो पैसा आएगा आपका, है ना, कैश का तो वैसे कैश इन हैंड होता है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी आप आएंगी, आप आगे चल के समझेंगे करंट असेट्स में, जिनका आप आसानी से लेन देन कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा कि किन चीज़ों का आप आसानी से लेन देन कर सकते हो। एक होता है मिसलेनियस, आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। क्या होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स? इसमें दो चीज़ें हैं भाई, एक्सपेंसेस भी है मतलब खर्चा भी है, और नुकसान मतलब संपत्ति भी है। ये ऐसा ग्रुप है जो कि खर्चा भी बता रहा है और संपत्ति भी बता रहा है। ये कैसे है, देखिए, यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय, यानी कि अतिरिक्त व्यय मतलब थोड़ा जो अतिरिक्त एडिशनल जिसको कह सकते हैं ना, उसके रूप में, अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी लोगो, स्टैम्प ड्यूटीज, कंसल्टिंग चार्जेस। एक्चुअल में ये एक प्रकार के हैं तो खर्चे हैं, और बाद में ये मतलब एक प्रकार की संपत्ति भी होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो बिजनेस के लिए आप लोगों को बनवाते हो, है ना, आप उसकी वेबसाइट वगैरह बनवाओगे, है ना, डोमेन वोमेन आप परचेस करते हो, मतलब सारी चीज़ें आप करवाते हो। आप कंसल्ट मतलब किसी से कंसल्टिंग मतलब सर्विस लेते हो, किसी से आप राय लेते हो, कोई आपको सुझाव देता है बढ़िया से, तो उसका भी चार्ज लगता है बाहर। भाई आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपको आइडिया नहीं लग रहा कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो आप इसलिए कंसल्टिंग की सर्विस लेते हो, तो ये कंसल्टेंट जो होता है वो आपको बताता है कि आप ये करो, ये लगाओ, वो करो, तो उसका वो पैसा लेता है बताने का कि ऐसा करो ताकि आपका बिजनेस सही चलेगा। तो उसके लिए वो फ्री में नहीं आपको राय देगा, वो पैसा लेगा, ठीक है। आप वेबसाइट अपनी बनवाओगे तो है, अभी तो खर्चा हो ही रहा है, लेकिन ये वेबसाइट आपकी ही तो रहेगी, फिजिकली आपकी नहीं है, मतलब फिजिकली आपके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो वेबसाइट आपकी तो रहेगी नहीं रहेगी। आप कोई वेबसाइट बनवा लोगे अपने नाम की, जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हो आज, तो आपको गूगल पे मिल जाती है, वो कहाँ से मिलती है, कोई ना कोई उसको सेव किया रहता है ना, कोई ना कोई फीड किया रहता है, तभी तो मिलती है आपको।
तो ऐसे ही आप भी अपने वेबसाइट बनवाओगे तो आपके नाम पे कोई सर्च करेगा तो आपको उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, तो उस वेबसाइट भी तो आपकी ही हो जाएगी ना। खर्चा तो हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, संपत्ति एक प्रकार की आपकी हो जाएगी, मतलब असेट्स भी हो जाएंगे मतलब। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, जब ऐसा कोई अकाउंट आता है, जब उसका लेजर आप बनाते हैं तो उसके अंडर में आप क्या सेट करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, मतलब वो खर्चा भी हो रहा है प्लस हमारी एक प्रकार की क्या रहेगी, ये संपत्ति भी रहेगी। अब जैसे स्टैम्प बनवाते हो, मुहर है ना, जिसको मार देते हो, मुहर लगा देते हो, वो भी सब में खर्चा तो होता है, लेकिन आपकी वो संपत्ति भी तो जाती है। एक दिन आपके लोगों की कीमत होती है, ठीक है, जब आपकी कंपनी बहुत ऊंचाई तक जा जाती है तो लोगों, जैसे कोई आपसे कनेक्ट होना चाहेगा, आपका लोगो यूज़ करना चाहेगा तो उसको भाई चार्ज देने पड़ते हैं, तो सबकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, एक टाइम ऐसा आता है बिजनेस में। तो दैट्स वाई इसमें जो भी हुआ यहाँ पे एक प्रकार का खर्चा भी था और असेट्स भी था, ठीक है, समझ में आ रहा है? एसी पे नफ कर दिया जाए क्या भाई? चलो किसका? EXP एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ना। चलो यहाँ से अगले दिन बताएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। सस्पेंस अकाउंट है ना, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो यहाँ से हमें समझना रहेगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।